हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जब भी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, आप सब ने देखा होगा कि जब भी एंट्री होती है एग्जामिनेशन में, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस में। बेसिकली टू द पॉइंट अगर बात करूं तो आज मैं एक यूपीएससी के बारे में, एक जो यूपीएससी स्टेप लेने वाला है उसके बारे में बात करने वाला हूं। यूपीएससी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है इस पूरे प्रोसेस में एआई का, और एआई में भी अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो एफआरटी का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है, जिसे हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसा यूपीएससी के द्वारा ये स्टेप क्यों उठाया जा रहा है, क्या वजह है ऐसी, और क्या एग्जिस्टिंग ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कहीं पर कोई लागू हैं? तो अगर स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूपीएससी एक एमिनेंट एग्जामिनेशन है, इंडिया के सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा में देखने को मिलती है। तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग एग्जामिनेशंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि क्या वो जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो फ्री हो रहे हैं, वो फेयर हो रहे हैं, उनमें कोई कैसी भी धांधली तो नहीं हो रही है। आप एसएससी के बारे में बात करें, स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें, इवन बहुत दिनों से जो यूपीएससी है वो भी कंट्रोवर्सीज में अलग अलग रीजंस की वजह से बनता आया है। अब यूपीएससी अपने आप में एक ऐसा संगठन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपनी शुचिता और सारी चीज़ों को फेयर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होते हैं और उठाने भी चाहिए। उन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ते हुए यूपीएससी ने अभी ये जो कदम है, ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। और बेसिकली इसका पूरा का पूरा एक जो सफल परीक्षण है, वो सफल परीक्षण यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा करा गया है। और प्रोबेबली हो सकता है अगले साल से, अब तक यूपीएससी ने जो भी ये परीक्षण किया है उसे काफ़ी हद तक वो सफल रहा है, और हो सकता है अगले साल से या फिर उससे अगले साल में से सिविल सेवा में लागू कर दिया जाए। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो बदलाव हैं, ये बदलाव क्या होने वाले हैं। अब जब आप अगली बार एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली हमारी सब बेहतरी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यस डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि क्या बदलाव हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये यूपीएससी का लिंक्डइन अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल अकाउंट से इस पूरे पोस्ट को यहाँ पर डाला। आप ये जो पूरी की पूरी पोस्ट है उसको यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो पीआईबी डॉक्यूमेंट है उस पीआईबी डॉक्यूमेंट में इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिलीज करा गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से अब एआई इनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम जो अब कैंडिडेट्स आएंगे उनके वेरिफिकेशन में करने वाले हैं। तो कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशंस में अब एआई का इस्तेमाल होने वाला है। ऐसी चीजें यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्स्ट हो सकता है आपको क्लियर समझ में ना आ रहा हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें, इसका पूरा जो एसेंस है कि क्या यहाँ पर चीजें बोली गई हैं, क्या सक्सेस रेट रहा है, क्या संभावना है और क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर आप इन इमेजेस को देखने की कोशिश करिए। जब भी हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सेंटर के बाहर ऐसी बहुत सारी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, और यहाँ पर कुछ जो यूपीएससी के द्वारा डिप्लॉयड कुछ जो पर्सनल्स होते हैं, कुछ जो कर्मचारी होते हैं, वो सारा जांच पड़ताल करना, वेरिफिकेशन करना, क्योंकि सही कैंडिडेट है, कोई और कैंडिडेट कोई मुन्ना भाई टाइप तो नहीं वहाँ पर बैठ गया, ऐसी सारी चीज़ों को देखने के लिए जाँच करी जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप सब लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है और जो एक हमारा फोकस होता है, वो कई बार सारी चीज़ें थोड़ी सी बोझिल हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए यूपीएससी ने इस जो एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस में एफआरटी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लागू करने की बात करी गई है। कि यहाँ पर दरअसल कुछ जो स्कैनर्स हैं वो लगे रहेंगे, और ये जो अभी यहाँ पर समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा देर लगती है, उतनी देर नहीं लगेगी जैसा यहाँ पर यूपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा बताया गया। और यहाँ पर जो स्कैनर होंगे वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि जो अब आपका वेरिफिकेशन होगा एफआरटी के माध्यम से, आपका जो वेरिफिकेशन है वहीं पर उन स्कैनर से हो जाएगा। और इसमें जो पूरा समय लग रहा है वो पूरा समय लगेगा 8 से 10 सेकंड का लगभग समय लगेगा। अब ऐसी बात नहीं कि इसको यूं ही लागू कर दिया जाए। अभी रिसेंटली जो सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ वहां पर इन चीज़ों को टेस्ट करा गया था, जहां पर सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फेस ऑथेंटिफिकेशन इसका इस्तेमाल अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि यूपीएससी यहाँ पर करने वाला है। इसके लिए यूपीएससी ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, यानी कि जो एक हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन है, उसका एक इस्तेमाल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इससे चीज़ें फास्ट होंगी, सेफ होंगी, और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये नहीं कि कोई और जो कैंडिडेट है उसकी जगह पर कुछ और बैठेगा या फिर कोई ऐसी धांधली देखने को मिले ना। अब अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि यूपीएससी ने सीडीएस का एग्जाम कराया, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम कराता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस इन सभी सर्विसेज के लिए, उसी तरह से अदर एग्जामिनेशंस भी यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं, जिनमें से सीडीएस एनडीए अभी जो एग्जामिनेशंस है, ऐसे सीडीएस एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ।
तो इसी एग्जाम के अंदर गुड़गांव के अंदर कुछ जो सेंटर्स थे वहां पर यूपीएससी ने अपने इस पूरे के पूरे पायलट प्रोजेक्ट को चलाया, जिनमें कुछ सेंटर्स पर इस चीज को वहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी गई, जिसके रिजल्ट काफी ज्यादा होपफुल हमें देखे और अभी उसे फुल फ्लेज सिविल सर्विस में भी लागू करने की बात यहां पर करी जा रही है कि इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था सफल रही है, इस व्यवस्था को हम अब सिविल सेवा के अंदर भी यहां पे लागू करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करा गया और यहां पर लगभग 1129 उम्मीदवारों के लिए कुछ 2700 स्कैन है यहां पर करे गए और एवरेज यहां पर निकला कि 8 से 10 सेकंड का जो समय है वो समय यहां पर लगने वाला है इस वेरिफिकेशन में। क्या क्या लाभ होंगे इसमें? तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो आयोग है उसका जो एक क्रेडिबिलिटी है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा और साथ ही साथ जो कुछ जो कैंडिडेट के स्तर पर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। जैसे एक तो निष्पक्षता और पारदर्शिता सबसे बड़ी, कि जो कुछ फर्जी अभ्यर्थी हैं, कई बार ऐसे केसेस निकल के आते हैं, प्रॉक्सी अगर कोई कैंडिडेट बैठा है उन पर रोक लगेगी, वैसी सारी चीजें यहां पर नहीं होंगी। और जैसा मैंने बताया कि 8 से 10 सेकंड पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो लंबी कतारें और जो मैनुअल जांच है वो सारी चीजें यहां पर कम हो जाएंगी, वैसी चीज हमें देखने को मिलेगी। कई बार आप एग्जाम देने गए होंगे तो कई बार आपने देखा होगा जो भी पर्सनल्स होते हैं, जो भी वहां पर कर्मचारी तैनात होते हैं, कई बार उनसे मानवीय भूल जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे स्कोप हमें यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। तो जो एक्चुअल में हमारा ई गवर्नेंस और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो अब हमारी एग्जामिनेशन की प्रोसेस में भी उसका एक जो एस्पेक्ट है वो एग्जीक्यूट होता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक तरफा ये चीज है, दूसरी तरफ हमें कुछ जो उसकी चुनौतियां हैं वो चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी के सेंटर हैं मेजरली जो कुछ बड़े शहर होते हैं वहां पर होते ही हैं, लेकिन यस अभी भी भारत में ऐसी बात नहीं है कि हम जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम शानदार तरीके का हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं कभी भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम कंप्लीटली ये कहें कि कंप्लीटली हम एफआरटी बेसिस चीजें हैं उन्हीं पर रिलाई करें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोनों चीजें हैं वो ऑप्शन में यहाँ पर रखी जा सकती हैं। तो एक वो समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधार जो ऑथेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं जिसका इस्तेमाल अभी भी हम एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, तो आप सबको पता है मल्टीपल टाइम ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि आधार का जो डेटा है वो लीक हो रहा है या फिर आधार का जो डेटा है डार्क वेब पर वो बेचा जा रहा है बहुत सस्ते दामों में, ईजिली अवेलेबल है। तो अगर आप एफआरटी के माध्यम से, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करके रखना और उसको सेफ एंड सिक्योर बनाए रखना और हर एक कैंडिडेट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो कुछ बैकअप सिस्टम्स हैं वो बैकअप सिस्टम भी हमें यहाँ पर मेंटेन करने होंगे। तो ऐसी कुछ जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ना। और क्या करे जाने की बात करी जा रही है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो अभी तो ये पूरा का पूरा पायलट प्रोजेक्ट था, अभी इसको पूरी तरह से फुल फ्लेज और सिविल सर्विसेज में भी लागू करने के लिए आयोग के द्वारा कुछ जो एसओपीज हैं वो बनाने की बात करी जा रही है कि क्या होगा, क्या प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। कर्मचारियों को ट्रेनिंग जैसी बातें करी जा रही हैं कि जो कर्मचारी उनका प्रशिक्षण करा जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्रिटिकल इंफ्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जो भी जरूरत के अनुसार जो भी इंफ्रा होना चाहिए उस इंफ्रा में भी यहाँ पर सुधार की बात करी जा रही है। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कि हाइब्रिड सत्यापन प्रणाली, इसको हमें डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि एआई पर, लेकिन एआई के साथ साथ जो मैनुअल चीजें हैं उनको भी हमें बैकअप के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर ऐसा संस्थान है और स्पेशली यूपीएससी जैसा संस्थान जो कि अपने भरोसे के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, तो ये क्रेडिबल होना चाहिए या फिर मैं ये कहूं कि जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में इस चीज को भरोसेमंद तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि जो भी लोग एग्जामिनेशन के लिए जाएं या फिर जब एग्जाम देने जाएं तो वो पूरे भरोसे के साथ सही तरीके से एग्जाम दे सकें। उनका पूरा भरोसा रहे कि जो भी आयोग नई व्यवस्थाएं लेके आया है वो सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी कैसा भी इनजस्टिस नहीं होगा। तो ये एक जो क्रेडिबिलिटी है, एक जो ट्रस्ट वाली बात है, ये डेफिनेटली बिल्डअप यहाँ पर करना होगा। तो ये अभी एक छोटा सा जो पूरा का पूरा अपडेट है हम सब लोगों के लिए, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्रोबेबली ये 26 या 27 में सारी चीजें लागू होने की संभावना हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। अगर आप लोग इस यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का जो शिक्षा महोत्सव है ट्रिपल ट्रीट, इसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, फिर फायदा उठा सकते हैं। 26, 27 और 28 सभी जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अलग अलग जो यहाँ पर प्लानिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री मिलता है, 6 महीने का अश्योर आपको अलग मिलता है। ये अश्योर क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको भी मैं आपको बता दूंगा। 27 अगर 2027 को आप टारगेट करते हैं तो 12 महीने का आपको फ्री मिलता है, फिर 12 महीने का आपको अश्योर है वो मिलेगा। देन इसी तरह से 28 के में 18 इस तरह से मिलेंगे ना। ये अश्योर क्या है, तो इसमें बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हैं, आप पॉज करके आराम से सारी जो कंडीशंस हैं इनको पढ़ सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज के प्राइजेस हैं उन्हें अभी 19,999 यहाँ पे रखा गया है।
ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ 50 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली लिंक के थ्रू जाके आप विजिट कर सकते हैं सारी चीज़ों का। बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। इन बैचेस को आप अभी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपना एक जो ओपिनियन है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि यूपीएससी अभी ये जो नया जो रिफॉर्म लेके आ रहा है ये कैसा साबित होगा या फिर क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं। आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।